So it is for the first time in the history of our institute, it is happening that Indian agriculture is going to be taught in a series. Means earlier, our way of teaching was first to divide different aspects of Indian agriculture and to teach them in respective subjects, along with respective subjects like in geography, like in economy. But this is for the first time we are going to teach you in a one go, all the aspects. So they will be including environmental, geographical, economical and administrative. चारों आयामों को हम यहीं पर डालेंगे. तो जब एग्रीकल्चर पढ़ने की बात आएगी तो आप केवल अपने एग्रीकल्चर के नोट्स उठाएं और पढ़ते चलो. सेकंड थिंग इज, मेरा वो ये एटलस वाला जो तरीका है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा. तो एटलस आपकी यहाँ पे भी चलेगी. जब भी आपको एटलस बोला जाएगा आप एटलस खोलें, और मतलब एटलस आपको हमेशा अपने साथ रखनी है. वो कुछ भी हो सकता है, मेरा जहां मर्जी आ गई मैं वहां पे आपसे बोलूंगा ओपन योर एटलस एंड लोकेट द पॉइंट. सी, एग्रीकल्चर इज ऑब्वियसली, वी ऑल नो, हमने बचपन से ये बात सुनी है दैट इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. बचपन से हम सुनते आए हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में किसानों का देश है. लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान. ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे देश के सुरक्षा के लिए जवान है, उतने ही हमारे देश की समृद्धि के लिए किसान जरूरी है. कोविड से पहले जो आंकड़े भारत सरकार ने जारी किए थे उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्री कोविड डेटा विच इज अवेलेबल एंड दैट इज द मोस्ट रिलायबल एंड अपडेटेड डेटा, बिकॉज आफ्टर दैट वी डिडंट गेट एनी अपडेटेड डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट. According to that pre-COVID data, the share of agriculture in our GDP is about 20%. It is 19.9% to be precise. 20% हमारा वो GDP में एग्रीकल्चर की भूमिका है. ठीक है, और अलाइड सेक्टर्स को मिला लें तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है. पिछले कुछ समय में हमारे देश की सरकार का फोकस रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मेगा फूड पार्क्स, और किस तरीके से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर पर ध्यान दें. उत्तर प्रदेश जो कि देश का एक बड़ा राज्य है, वहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलती है. हमारे उत्तराखंड राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम अभी लॉन्च की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ कम राज्य हैं, 13 ही कम जिले हैं, 13 जिले हैं टोटल. तो हर जिले के 2 प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए बात कही गई है. तो उनमें से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही हों. जहां का जो प्रोडक्ट फेमस है वो वहां का बढ़ावा दिया जा सकता है. पर एक समस्या हमारे साथ जो है, द बिगेस्ट चैलेंज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज दैट वी आर ओवर डिपेंडेंट अपॉन दिस सेक्टर. ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है. इकोनॉमी में 5 सेक्टर्स बोले जाते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाइनरी सेक्टर. उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है, जो इकोनॉमी का जो बेस है, जो फंडामेंटल है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर एंड इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज. जैसे हॉर्टिकल्चर है, बी कीपिंग है, सेरिकल्चर है, पाइसिकल्चर है, तमाम तरीके की, एग्रो फॉरेस्ट्री है, सिल्वीकल्चर है, जो भी कुछ है, ये माइनिंग है, सब प्राइमरी सेक्टर में आता है. और असल में क्या है कि हमारा देश जो दुनिया का अनऑफिशियली मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुकी है, आंकड़े जब आएंगे उस दिन पता चल भी जाएगा कि अब हम लगभग चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं. ऐसे में सबसे बड़ा समस्या है कि रोजगार नहीं है. रोजगार नहीं है तो लोग, जब उन्हें नौकरियां कहीं नहीं मिल रही हैं, तो वो दोबारा कृषि की ओर ही अपना रुख कर रहे हैं. तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है दैट इज द ओवर डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ओवर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द सेक्टर विच ऑब्जर्व्स द बिगेस्ट वॉल्यूम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो पता नहीं चलता देखने में. जो काम 2 लोग कर सकते हैं, यदि वो काम 6 लोग कर रहे हैं, तो जो बाकी के 4 लोग हैं वो बेरोजगार कहलाते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता कि वो बेरोजगार है. उन्हें लगता है हम भी हिस्सा बटा रहे हैं. और अगर वो छोड़ के कुछ और काम धंधे में लग जाएंगे तो भी उतना ही काम होगा, उतना ही आउटपुट निकल के आएगा. ये होती है एक्चुअल परिभाषा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की. एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज एविडेंट, इट इज पल्पेबल
इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी मतलब हमारे देश का जो वर्क फोर्स है उसका अराउंड 52% वो निर्भर करता है इसी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, और जीडीपी में उसका शेयर है कुल मिला के 20%। तो आप जो गैप है उसको नोटिस कर सकते हैं। हमारे देश में कृषि और कृषि से संबंधित विषयों को देखने के लिए, टू मैनेज ऑल दीज अफेयर्स देयर आर सेवरल मिनिस्ट्रीज, देयर इज नॉट ओनली वन मिनिस्ट्री। Primarily there is agriculture ministry, but all in all there are nearly 16-17 ministries which manage different aspects of agriculture and primary activities. So we'll be dealing with them also. My approach towards this subject would be to explain everything in detail, because this is the subject where you can find linkages between, or rather among, several other subjects also, including geography, environment, even internal security, सभी चीजों में। क्योंकि जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो हम उसमें किसानों के आंदोलन भी पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि ये जो हमारे जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं, माइनिंग में है, जो मजदूर वर्ग है, वो एकदम हथियार उठाने को राजी हो जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, हम उसके सारी चीजें मैनेज करेंगे। सो मेक अ हेडिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आज की तारीख 30 अगस्त 2022। The term agriculture is derived from two Latin words. The term agriculture is derived from two Latin words. Ager, the term agriculture first word is ager or agree, which means soil, and the second word is cultura. The second word is cultura, which means cultivation. Agriculture plays a vital role in India's economy. Agriculture plays a vital role in India's economy. Its share in our GDP, its share in our GDP is roughly 20%, is roughly 20% as per 2020-21 data. As per 2020-21 data. It has touched 20% mark after almost 17 years. It has touched 20% mark after almost 17 years. Since 2003-2004. Since 2003-2004. 2003-2004 वो एक साल था जब हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 20% था। वो भी साल चुनाव का साल था। 2004 मतलब 3 खत्म हो रहा है और 4 शुरू हो रहा है। ये वो समय था जब देश में चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी पावर से बाहर हुई थी और यूपीए पहली बार गवर्नमेंट में आई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो एक नई हवा थी, नया एकदम लोगों को लगा था कि अब पहली बार हम कांग्रेस को मौका देते हैं, चलो इतने समय के बाद। लिखिए, it gives employment, that is agriculture gives employment to around 58% of our workforce, to around 58% of our workforce. एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कभी भी हम ऐसी जगहों पर ये नहीं लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट की जब भी बात आती है तो उसका एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं होता। We will never write that this percent of our population is employed in it.
नो, दिस मच ऑफ परसेंटेज ऑफ आवर वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड, क्योंकि पॉपुलेशन में तो वो अकर्मण्य लोग भी शामिल हैं जो काम धंधा करना ही नहीं चाहते। पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो परिभाषा है वो है कि अ मैन हु वांट्स, रादर हु इज विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग remuneration but he is unable to find the work, such a scenario will be known as unemployment। एक व्यक्ति जो जितना वेतन दिया जा रहा है उस पे काम करने के लिए राजी है, काम करना चाहता है, मगर उसे काम नहीं मिल रहा। भाई हमें पता है कि उत्तराखंड में एसआई की वो इतना वेतन है, उसको इतने पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे, उसकी नौकरी की क्या कंडीशंस है, और हम एसआई बनना चाहते हैं, हम तैयार हैं दौड़ लगाने के लिए, हम तैयार हैं उत्तराखंड पुलिस की भर्ती निकालने के लिए, पर भाई साहब मिल ही नहीं रही, वैकेंसी नहीं आ रही। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये होता है, तो उसमें हमेशा आप परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, नॉट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या लेना है, पॉपुलेशन में तो वो लोग भी हैं जो मस्त घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम धंधे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बड़ा घर है, किराएदार रखे हुए हैं, पैसा आ रहा है, वो तो काम ढूंढ ही नहीं रहे, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना। लिखिए, देयरफॉर एग्रीकल्चर along with its allied sectors, agriculture along with its allied sectors is unquestionably the largest livelihood provider in India, is unquestionably, therefore agriculture and its allied sectors are unquestionably the largest livelihood provider in India, largest livelihood provider in India। ओके, इसको हटाएंगे किधर से, हो गया, ठीक है। लिखिए, इंडियन एग्रीकल्चर and allied activities have witnessed a green revolution. Indian agriculture and its allied activities have witnessed a green revolution, a white revolution, a yellow revolution, and a blue revolution. Green revolution, yellow revolution, white revolution and blue revolution। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं चित्र में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दैट इज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दैट इज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, is the apex body of government of India, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दैट इज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, is the apex body of government of India for the formulation and regulation of laws, for the formulation and regulation of laws and rules related to agriculture in India, related to agriculture in India. It is headquartered at the Krishi Bhavan in New Delhi. It is headquartered at the Krishi Bhavan
in New Delhi. The first agriculture minister was Dr. Rajendra Prasad. First agriculture minister was Dr. Rajendra Prasad. Full stop. Agriculture minister Sardar Surjit Singh Barnala. Agriculture minister Sardar Surjit Singh Barnala had also served as the governor of Uttarakhand. Shri Sharad Pawar holds a distinguished record of, ये सरदार सुरजीत सिंह बरनाला है. इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो इनका भी नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी थोप दी थी. मुरारजी देसाई की सरकार आई थी जनता पार्टी की, और वो पार्टी कोलिशन, मतलब वो गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, और उसमें शिरोमणि अकाली दल का समर्थन था. सरदार सुरजीत सिंह बरनाला was a member, he was a senior leader of शिरोमणि अकाली दल. बाद में वो गठबंधन टूट गया. वो सब कहानी हम पढ़ेंगे जब हम पंजाब अनरेस्ट पढ़ेंगे इन इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है. So Shri Sharad Pawar holds the distinguished record of serving as the agriculture minister, ये हमारे शरद पवार साहब हैं. For the longest tenure ever. ये सब जो चीजें होती है ना, ये थोड़ा जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि ये तो मैं प्रेजेंट डेट में बोल रहा हूं. अब इस बीच में कभी, मतलब ये तो रिकॉर्ड इतनी जल्दी नहीं टूट पाएगा, पर जब भी कोई रिकॉर्ड का, या मैं आपको बताऊं कि दिस स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप, तो आइडियली ये रहता है कि जब आपका एग्जाम डेट नजदीक है तो आप एक बार इन चीजों को फिर से रिव्यू कर लें. ये क्या पता नया बीच में कोई डेटा आ गया. अब मैंने तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको बोला है, फिर वहां पे चेंज हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मेरी क्या जिम्मेदारी, ठीक है. तो मैं तो अभी का बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप इस तरीके की चीजों को देख लेंगे. सर्विंग एज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर लॉन्गेस्ट टेन्योर एवर. द प्रेजेंट और द इनकम्बेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अभी बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए जो लहर चलती है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी. जो चुनावों का मुद्दा होता है, एक व्यक्ति है वो बहुत समय से किसी सीट पर बैठा हुआ है, उसे हटाना है, लोग बोर हो गए, कुछ नहीं बचा तो अब बोर ही हो गए देखते देखते उन्हें, तो उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी. जब इनका कोई, और एंटी इनकम्बेंसी में बच पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. द इनकम्बेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र सिंह तोमर, who represents Morena in Lok Sabha. नरेंद्र सिंह तोमर हैं. जिस समय कृषि बिल आए थे उस समय बहुत न्यूज में रहा करते थे. मतलब मुरैना के सांसद हैं ये. मुरैना इज इन मध्य प्रदेश, चंबल में मुरैना पड़ता है, वहां के सांसद हैं लोकसभा के. एंड इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर. पहले क्या होता था देखो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड कोऑपरेटिव्स. पर अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री का नाम बदल करके उसे केवल एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कर दिया. फिशरीज के लिए अलग हमारे पास मिनिस्ट्री है, और जो कोऑपरेशन वर्ड था उसके लिए अब अलग से मिनिस्ट्री बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. तो वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, उसका काम देखने के लिए है. हु इज द कोऑपरेटिव्स मिनिस्टर? अमित शाह जी. ही इज द कोऑपरेटिव मिनिस्टर. मतलब पहली बार ये मंत्रालय बना है
और ठीक है, पहली बार वो मंत्री भी बन गए, क्योंकि गुजरात का मॉडल जो है कोऑपरेटिव्स को लेकर वो काफी सक्सेसफुल है। हम अमूल की सक्सेस देखते हैं, हमें पता है कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं। ठीक है, लिखिए, देयर आर सेवरल अदर मिनिस्ट्रीज, देयर आर सेवरल अदर मिनिस्ट्रीज which carry out the supervisory role. There are several other ministries which carry out the supervisory role of different aspects. Supervisory role of different aspects. Attendance. Different aspects related to agriculture sector. Related to agriculture sector. These ministries are. ये मैं आपको मिनिस्ट्रीज की एक लिस्ट दे रहा हूं जो अलग अलग मामलों को देखती हैं। जब आप इनका नाम पढ़ेंगे तो आप अपने आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि केंद्रीय स्तर पर देखो कभी भी क्या होता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये अंदर की बात है, ये ऐसे डिस्कस नहीं की जाती हैं, पर ये रियलिटी है देश की, और ये लगभग सभी देशों में ऐसा किया ही जाता है। हमारा जो डिफेंस बजट होता है, हमारा डिफेंस बजट एक्चुअली उतना नहीं होता जितना वो बजट में लिख करके आता है। पता है होता क्या है कि दूसरी मिनिस्ट्रीज को वो पैसा दिया जाता है अंडर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स। वो जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो वहां से उनकी मदद करेंगी। अगर हम अपने डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड बजट शो कर देंगे ऑन पेपर, तो क्या हो जाएगा कि गरीबी तो वहीं के वहीं है, भुखमरी वहीं के वहीं है, और रिकॉर्ड में आ जाएगा कि सेना के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है। और अचानक से अगर हम इतने करोड़ों अरबों रुपए का बजट का फिगर सामने रख देंगे तो सनसनी फैल जाएगी पूरे में कि आखिर भारत चाह क्या रहा है, ऐसा भी क्या हो रहा है, कि किस युद्ध की तैयारी में जो इतना जबरदस्त कर रहा है। तो जैसे कपड़े की जरूरत है तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को दे दिया, कंज्यूमर सप्लाई मिनिस्ट्री को दे दिया कि तुम वहां से सप्लाईज में देख लेना। तो अलग अलग हेड्स में अलग अलग मंत्रालयों को पैसा पकड़ा देते हैं, ये तुम देख लेना। ठीक है, और इनका तो अपना बजट है जो है वो होता ही है, तो उससे पूरा मैनेज हो जाता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर का भी जो बजट होता है तो वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में चला जाता है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री को देंगे तो उतना बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑडिट भी होता है, कोई भी ब्यूरोक्रेट चाहता नहीं कि मैं इतना बड़ा बजट पे उसमें साइन करूं, कोई नहीं चाहेगा। तो वो पैसा बांट दिया जाता है, डिस्पेंस कर दिया जाता है सभी मिनिस्ट्रीज में, और वो उसको मैनेज करते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। लिखिए, सबसे पहली मिनिस्ट्री ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, ये वो मंत्रालय हैं जो कृषि मंत्रालय के अलावा हैं और कृषि से संबंधित मामलों को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, AYUSH। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसमें एक वर्ड और एडेड नहीं है, मतलब वो इसमें नहीं है, उसमें ऐसे सोवा रिक्पा, सोवा रिक्पा भी इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा है, देखो आयुष में जो हम आयुर्वेद बोल रहे हैं, आयुर्वेद में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की जरूरत होती है, उनकी अलग से खेती कराई जाती है। ठीक है, तो दैट इज अ पार्ट रिलेटेड टू आवर एग्रीकल्चर। तो वो मिनिस्ट्री देखती है द अवेलेबिलिटी एंड मींस द मिनिस्ट्री इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ दोस एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसमें नेचुरोपैथी और सोवा रिक्पा दोनों और अलग से आते हैं, सोवा रिक्पा और नेचुरोपैथी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसको ऑल्टरनेट मेडिसिनल सिस्टम्स बोलते हैं क्या, इसका कुछ ऐसा नाम है। नहीं नहीं, आयुष, आयुष, पेस्टिसाइड्स को नहीं बोलेंगे भाई। हाँ ये आते हैं इस पे, चलिए मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह सब काम देखती है।
ठीक है, सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कंपनीज हैं उन्हें एक स्पेसिफिक, मान लो लेज है, चिप्स की फैक्ट्री है, उनको अगर वो चाहते हैं कि उनका जो चिप्स है उसका टेस्ट मेंटेन रहे, ठीक है, उसका क्वालिटी मेंटेन रहे, तो मसाला जो बनाया जाएगा उसमें जो स्पाइसेस डाले जाएंगे, उसके अलावा ये भी जरूरी है कि क्रिस्पीनेस भी हमेशा हर पैकेट में एक जैसी हो। क्रिस्पीनेस होने का मतलब है कि मॉइस्चर कंटेंट एक जैसा हो। मॉइस्चर कंटेंट एक जैसे होने का मतलब है कि जो स्पेशीज है या जो वेराइटी ऑफ प्लांट है वो एक हो। तो वो सारे अवेलेबल करा करके और उनको कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है किसानों के साथ कि भाई आप हमें इतना क्वांटिटी ऑफ ये जो भी प्रोडक्ट है वो दीजिए, हम आपका पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए है। इधर आ जाओ भाई, इस पे बैठ जाओ या इस पे बैठ जाओ, यहाँ भी है, कहीं भी बैठ जाओ। नेक्स्ट लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच मैनेजेस इरिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, एफपीओज, ठीक है, और इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसमें केवल लेडीज काम करती हैं। उस तरीके की चीजों को देखने के लिए कोऑपरेटिव्स तो पूरे होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वो सब। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसमें हमारा आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सीपीआर। गांव देहात में वो जमीनें जो पंचायत के पास होती हैं, जिन पे जंगल है, जो कॉमन लैंड है, जो ग्रेजिंग के लिए हैं, या जो ऑर्चर्ड्स हैं, वो सारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहलाते हैं। भारत सरकार की एक योजना है स्वामित्व योजना, इसी से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये सब हम करते चलेंगे। मेरा इसीलिए मैंने जब सर से भी बात हुई थी मेरी, तो यही मैंने उनसे कहा था कि सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एक तो स्कीम होती है कि वो इस समय से लेकर इस समय तक रहेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी, वो अलग बात है। पर जो गवर्नमेंट की जो ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो रहती हैं, हम वो सब डिस्कस करते चलेंगे। बाकी तो आप करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Then Ministry of Textiles, जूट, कॉटन, सिल्क, समझे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सर उससे पहले कौन सा मिनिस्ट्री था? टेक्सटाइल्स, स्मृति ईरानी जी के पास है टेक्सटाइल्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अभी कौन देख रहे हैं, अर्जुन मुंडा। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एमिनेंट स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, एमिनेंट स्वीडिश इकोनॉमिस्ट and Nobel laureate eminent Swedish economist and Nobel laureate Professor Gunnar Myrdal, Gunnnar Gunnar, Myrdal, Myrdal। इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉजेसिव सक्सेशन।
गुन्नार मेडल बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं। अब जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उनका तो बहुत लेना देना होता है इनसे, पर बाकी आप लोग रहने दीजिए। प्रोफेसर गुन्नार मेडल हैड सेड, एंड आई कोट, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इट इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, it is in the agriculture sector that the battle for the long term economic development, it is in the agriculture sector that the battle for long term economic development will be won or lost, double inverted comma close। अब बात समझे प्रोफेसर गुन्नार मेडल ने क्या बात कही है। ये किसी भी देश के लिए है जो फूड सिक्योरिटी जिस देश के पास नहीं है, जिसके पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं है, जो खाने के लिए दूसरों पर आश्रित है, वो नहीं कर पाएगा। खाना हमारे पास तभी हो सकता है जब हमारे एग्रीकल्चर अच्छी कंडीशन में हो, और एग्रीकल्चर जब हमारी अच्छी कंडीशन में होगा, हम लोग सेल्फ रिलायंट होंगे एटलीस्ट इन द मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी, एंड दैट विल हेल्प अस टू विन एनी बैटल। क्योंकि हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में वॉल्ड सिटीज होती थी, 7 वॉल्स थी। उन 7 वॉल्स के अंदर नदी तुंगभद्रा भी बहा करती थी, और उन्होंने अपने फील्ड्स को भी अंदर ही कर रखा था उन्हीं वॉल्स के अंदर। वहां पे खेती भी हुआ करती थी। मीन्स गॉड फॉरबिड, इफ एनी एनिमी अटैक्स ऑन विजयनगर एम्पायर, दे हैड एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ फूड ग्रेन। उनके पास ग्रेनरीज थी, उनके पास अपनी एक नदी थी, उनको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। अगर सीज होगा तो वो भूखे नहीं मरेंगे। भूखा जो मरेगा, अगर जिसकी सप्लाईज रोक दी जाए, वो घुटने पे आ जाएगा। कितना लड़ेगा? खाना नहीं है तो कहाँ से लड़ेगा, मरेगा। तो इसलिए बेहतर हर देश के लिए ये होता है कि एटलीस्ट अपनी फूड सिक्योरिटी वो इंश्योर करें, वो इतना फूड ग्रेन बचा करके रखें कि जो काम चलता रहे इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। देखो एक बात है, WTO के ऊपर सभी देश ये प्रेशर डालते हैं कि आप इस पे बैठ जाइए। WTO के ऊपर सभी देश ये प्रेशर डालते हैं कि ये जो भंडार बना के रखे हैं, बफर स्टॉक्स हैं, FCI के जो बफर स्टॉक्स हैं, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक्स हैं, कि ये इंडिया यूज करेगा गलत तरीके से ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के लिए। पर इंडिया की मजबूरी ये है कि वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, 1.3 बिलियन। अगर कुछ भी उल्टा हुआ तो हम कहां से खिलाएंगे? तो इसलिए हम भले ही प्रेशर झेलते रहे, हम धमकियां, गीदड़ भपकियां WTO की झेलते रहे। वो गीदड़ भपकियां होती हैं, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो झेलते रहते हैं। मगर हम कभी भी बफर स्टॉक से मतलब उसको डू अवे करने के लिए हमने नहीं सोचा। द सोल रीजन बिहाइंड दिस इज टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो लोग हैं, अचानक से इन्फ्लेशन हो जाता है, अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट चाहे तो अपना स्टॉक खोल सकती है, पर फिर वही है, फिर वो आरोप लगेगा कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो वाला करते नहीं। पर अगर बहुत ज्यादा शूट अप हो, लोग भूखे मरने पर आ जाए, तो सरकार तुरंत अपने द्वार खोल देती है। और यकीन मानिए वो एक ऐसा वक्त होता है, जैसे कहते हैं वाटर शेड मोमेंट, एकदम प्राइस नीचे आता है, क्योंकि फिर सरकार ट्रेनों में लाद लाद के ओवरनाइट सभी बाजारों में ग्रेन्स को और चीनी को, सब चीजों का अवेलेबल करा देती है। लो खाओ, कितना खा सकते हो उतना खाओ, नमक चाहिए नमक लो, तेल चाहिए तेल लो, फिर तो उनका अपना खुल जाता है भंडार। इसीलिए कभी आप बड़े बड़े सेंट्रल स्टेशन, बड़े जंक्शंस जो रेलवेज के हैं वहां पे देखें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम बने हुए हैं। वो बनाए उसी जगह जाते हैं कि तुरंत ओवरनाइट ऑर्डर मिला, ट्रक में ला दो चलो, ट्रेन में ला दो चलो, ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं। पूरे देश को तुरंत कंट्रोल में लिया जा सकता है, ठीक है। लिखिए, इन द वर्ड्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन द वर्ड्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, and I quote, most things except agriculture, most things except agriculture can wait, unquote।
मोस्ट थिंग्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कैन वेट। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? ये छोटा स्टेटमेंट है, उतना ज्यादा आपको लग रहा होगा, पर उसमें बात देखिए पंडित जी ने क्या कही है। ये जिस समय 1947 में उन्होंने ये जब बयान दिया होगा अपना, उसका मतलब क्या है कि हम दूसरे सेक्टर्स पे तो बाद में भी फोकस कर सकते हैं, पर एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि हमें तुरंत सरकार का फोकस में होना चाहिए, वो अभी के अभी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे सामने भारत की गौरव गाथा लिखने का समय है। तो हमें पहले अपनी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी। हमें अपने जो जो भारत माता हम जिन्हें कहते हैं, जो हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए पहले खाना इंश्योर करना पड़ेगा। उनको जितनी उनकी जो जरूरतें हैं वो देखनी पड़ेंगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि एवरीथिंग एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कैन वेट। तो स्टॉप। एज प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन हैज सेड, as Professor M.S. Swaminathan has said, and I quote, if agriculture goes wrong, comma, nothing else will have a chance to go right in India, अनकोट। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन का ये जो बयान है, ये बहुत अच्छा उन्होंने बात कही कि अगर हमारी एग्रीकल्चर बेपटरी हुई तो फिर सब कुछ खत्म। क्योंकि फिर से घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आधार तो एनर्जी है, और ह्यूमन को एनर्जी मिलती है खाने से, खाना मिलता है एग्रीकल्चर से, सब कुछ तो इसी पे निर्भर करता है। पर जैसा मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर ओवर डिपेंडेंस है पॉपुलेशन की। हम उससे बहुत कुछ लेना भी चाहते हैं इन द सेंस हमें खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए, मतलब तीनों चीजें हम कृषि से ही चाहते हैं। मुश्किल ये है, जमीनें थोड़ी हैं और वैल्यूज खत्म होती जा रही है परिवारों में। दो भाई जो संग में खेल रहे थे, वो जैसे ही बड़े होते हैं वो हिस्से बखरे की बात करने लगते हैं। अब वो संग नहीं रहना चाहते, तो उनको अपने पिता की संपत्ति में से अपना अपना हिस्सा चाहिए। बीवी आ गई, अपना अपना परिवार चलाएंगे। जमीनें तो उतनी है, अब वो हिस्सों में टूटती जा रही हैं। छोटे छोटे हिस्से लेकर के वो संग रह करके संवाय ही दुर्जया का जो संस्कृत में सूक्ति है, उसको वो निगेट करते हैं और वो एकला चलो रे के नारे पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि अब हमारे यहाँ इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और आउटपुट नेग्लिजिबल है। लैंड होल्डिंग्स इतनी फ्रेगमेंटेड हो चुकी हैं, इतनी कम है कि अब वायबिलिटी नहीं रह गई है कि ट्रैक्टर खरीदें। पहले तो ट्रैक्टर खरीद ही नहीं पाएंगे, इतना तो होता ही नहीं। ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, महंगे फर्टिलाइजर्स नहीं खरीद सकते, यूरिया पे सरकार की सब्सिडी के भरोसे बैठे रहते हैं कि सरकार वो किस्त भेजे। पीएम आशा, पीएम किसान, ये वो योजनाएं हैं। नीम कोटेड यूरिया, उस पर सब्सिडी मिलेगी तो उस पर आराम से उससे खेती करेंगे, क्योंकि अब फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, आउटपुट इतना होता ही नहीं है कि उसे बेचा जाए। दूसरी बात यह है कि परिवार, देखिए हमारे यहाँ एक बात कही गई जो अच्छी भी है, पर उसने हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा रोक के रखा है। वो एक देशी भाषा में एक कहावत है कि उतने पांव पसारिए जितनी चादर हो। तो इसकी वजह से हम लोग रुके रहे, हमने कभी भी वो चादर के बाहर पैर निकालने का प्रयास नहीं किया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग बनकर के रह गया। लोग खेती किसानी को निर्वाह का जरिया मानने लगे कि बस इतना उग जाए कि परिवार का पेट पल जाए, बच्चे हमारे भूखे ना सों। तो आप देखो ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर स्टेट्स में खेती उसी तरीके से ही हो रही है। प्रिमिटिव टूल्स हैं, वही फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल, खुरपी, वो लेकर के कर रहे हैं। कुछ ही राज्य हैं, शायद 2 या 3, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, पूरा यूपी भी नहीं, केवल इतना है जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या बहुत ज्यादा वहां पे मशीन्स और इन सब का उपयोग है। अदरवाइज पूरे देश में जो खेती है वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई खेती है,
और केवल उतना ही आउटपुट है जितने में परिवार का पेट पल सके। तो इसने हमारी इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा लॉस किया है। इसके अलावा एक बात ये भी सामने निकल कर आती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, दुर्भाग्यवश वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। इसके कारण अब ये हुआ है कि बदलते समय में जब हम एंड्रॉयड और आईफोन चला रहे हैं, अभी भी बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको पता भी नहीं है ये सब चीजें कि कैसे चलेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड गैजेट्स को यूज करना उनको आता नहीं है। गवर्नमेंट की हालांकि जैसे कृषि दर्शन जो डीडी पर दिखाया जाता है, या डीडी किसान पूरा एक चैनल ही बना दिया गया था, या वेदर फोरकास्ट ऑनलाइन आता है, इसरो की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पर एक्चुअली जिनके लिए लिए जा रहे हैं वो अवेयर नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको मालूम नहीं है बात की कैसे क्या उसको यूज कैसे किया जाए। जो मैगजीन्स छप रही हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स और वो सब पब्लिश किए जा रहे हैं, उनको पढ़ने का, उनको समझने का विवेक हमारे किसान भाइयों के पास नहीं है। इसकी वजह से कृषि बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रही है। पर केवल सब किसानों की गलती नहीं है, गलती सरकार की भी है। आजादी के इतने लंबे समय में 75 वर्ष हो गए, हमने डायमंड जुबली मना ली, अभी भी हमारे पास इरिगेशन के लिए प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। अभी भी रेन फेड एग्रीकल्चर के भरोसे बैठे रहते हैं, मॉनसून के भरोसे बैठे रहते हैं, आया तो आया, नहीं आया तो बस गए। ठीक है, फार्मर्स इनडेटेड हैं और हमारे नेताओं ने उनको एक अफीम सुंघा दी है कि तुम्हारी खेती नहीं अच्छी चली तो हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। तो अब वो ऐसी आदत पड़ गई कि खेती चले या ना चले लोन तो माफ हो ही जाता है। जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए या जिस साल लोकसभा के चुनाव हुए उस दिन बम्पर लोन माफ किए जाते हैं। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फाउंडेशन हमारी कितनी वीक हो रही है, न केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की बल्कि बैंकिंग सेक्टर की भी। सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन अगर इसी तरीके से चले तो बहुत सारी बातें हैं। स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पर अब जाकर के ध्यान दे रहे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि पिछले एक दशक के अंदर अंदर का जो समय है उसमें जाकर के अब रोड्स इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बिना सड़े वो पोर्ट्स तक पहुंचा पाएंगी, ऐसी सड़कें अब जाकर के बन रही हैं। ठीक है, मतलब आप समझ लो 65 साल से 75 साल आजादी के, ये जो 10 साल का जो कालखंड है इसके बीच में वो सड़कें अब हमारे सामने बन करके तैयार हो रही हैं और बन रही हैं। किसान रेल भारत सरकार की एक ऐसी योजना है कि वो रेलवेज का पूरा पूरा ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है, उसमें केवल किसानों का माल लाता जाएगा, पूरी ट्रेन भी है, और बल्कि जो ट्रंक रूट्स पर ट्रेन जा रही है उनमें कोचेस को लगा दिया जाता है, वैगन्स जोड़ दिए जाते हैं और उसमें किसानों का जो प्रोडक्ट्स हैं उससे लाद दिया जाता है। तो अब बहुत कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लिए जाने बाकी भी हैं। मुझे याद आता है, यस। So why was this benefit of concentration to these major Haryana, Punjab and Western UP? हाँ तो वो तो यस, ये तो बात सही है। अब मैं इसलिए नहीं बोला, पिछली बार बोला था तो मुश्किल हो गई थी, याद आया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला जो मैंने बात बोली थी, इसलिए मैं इस बार नहीं बोला। वो तो एक हकीकत है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, मुझे याद Not आता only है wealth, अरुण, but the benefit of the concentration of wealth can't be beneficial for the common masses. Obviously it is very very beneficial for handful of people. They want to remain the zamindars or talukadars or whatsoever it is, but eventually the government or the state has the responsibility to ensure the benefit at larger platform, right? तो लोगों के लिए अगर हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है उसको अगर हमें रियलाइज करना ऑन द ग्राउंड जीरो, विल हैव टू डू अवे विद ऑल दीज थिंग्स, दीज ये जो मेलीज हैं, ये सब खराब बातें हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और किसी की भी है। और जो कहा जाता है कि हमने अपने दम पे अर्जित की है, तो आपने अपने दम पे अर्जित इसलिए की क्योंकि सरकार ने आपको अर्जित करने दी, उनकी टैक्स पॉलिसी में खोट था, इसलिए आप अर्जित कर पाए। ठीक है, हाँ अगर आप टैक्स भर के भी उतनी प्रॉपर्टी अर्जित कर पाए तो फिर आप कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें रखने का अधिकार है। पर अगर ऐसे जो लोग हैं जो ये कहते हैं हमने अपने मेहनत पे कमाया है, जरा उनके खाते खंगालिए, पता चल जाएगा किसने कितनी मेहनत पे आज के समय में वो संपत्तियां कमाई हैं। ठीक है, देखिए
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे वित्त मंत्री जी थे अरुण जेटली साहब, बहुत गलत समय पे वो चले गए, भगवान उनको थोड़ा और जीवन देते। ही वॉज अ विजनरी फाइनेंस मिनिस्टर, जहां उन्होंने नोटबंदी 60 दिनों के अंदर अंदर उस मामले को पूरा सेट कर दिया था। वो एक बेनामी संपत्ति का कानून लेकर आने वाले थे। उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, बेनामी संपत्ति का। वो फिर उसने वो तूल कभी नहीं पकड़ी जो अरुण जेटली के समय में थी। अपनी बजट स्पीच में अरुण जेटली ने वर्ष 2015 का जो फर्स्ट फुल फ्लेश्ड बजट, 2014 में तो अंतरिम बजट आया था क्योंकि नई सरकार बनी थी, जून जुलाई में जाकर के तो शपथ ग्रहण हुआ था जून में। तो जब 15 का जब बजट आया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ तो फूल खिलाए हमने, कुछ तो फूल खिलाने हैं, मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। तो जो जो छोड़ के गए हैं सीट, वो कुछ कांटे भी छोड़ के गए हैं, तो पहले बाग में से वो कांटे निकाल लें, उसके बाद तो फूल खिलाने के लिए जगह खाली होगी। पर अफसोस कि वो बहुत जल्दी चले गए। वो जो कुछ दे सकते थे, मैं समझता हूँ जीएसटी में जिस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब होने लगा है, आप देखो हर महीने जीएसटी का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, जैसे जैसे जीएसटी फिर पिछली बार से ज्यादा, फिर पिछली बार से ज्यादा, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है। जब गवर्नमेंट की जेब भरी होगी तभी तो जाकर के कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, देखिए characteristic features of Indian agriculture sector. The first is dependence on monsoon. Dependence on monsoon. ये सबसे पहला फीचर है। Till now, around 55% of Indian agriculture. Till now, around 55% of Indian agriculture is dependent upon monsoon for irrigation. Is dependent upon monsoon for irrigation. मतलब ये वो बातें हैं कि जो हमें बोलते में लिखते में शर्म आनी चाहिए, और हम बचपन से लिखते ही आ रहे हैं। भगवान जाने वो दिन कब आएगा जब हम ये बातें नहीं लिखेंगे कि हमारे देश की 55% कृषि जो है वो मॉनसून पर निर्भर करती है। डूब मरो, और तो क्या बचा। मॉनसून नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई तो गया, मतलब आधी आधी कृषि बर्बाद, खत्म। जो ऑलरेडी इंडेटेड हैं वो और ज्यादा इंडेटेड हो जाएंगे, फिर उनके पास एक ही रास्ता बचता है जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, वही करते भी हैं। लिखिए, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल स्कीम्स टू इंप्रूव इरिगेशन। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल स्कीम्स टू इंप्रूव irrigation system and to reduce farmers dependence on monsoon. And to reduce farmers dependence on monsoon. Such schemes are प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई, and micro irrigation fund of NABARD, and micro irrigation fund of NABARD. बहुत अच्छी बात यह है कि आप इकोनॉमी में बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पढ़ चुके हैं, तो मुझे बड़ा सहारा मिलेगा आप लोगों की उस नॉलेज का जो आपने अर्जित की है मनी एंड बैंकिंग में। नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इंश्योर करने वाली हमारी एक नोडल एजेंसी है। वो बैंक कोई वैसा बैंक नहीं है जैसा हम बैंक सोचते हैं। आप ऐसे समझ लो कि किसानों का और खेती का वो आरबीआई है, समझ लो सीधे शब्दों में। रीजनल रूरल बैंक्स नाबार्ड के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और नाबार्ड ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में जो इरिगेशन है, जो एग्रीकल्चर है और जो अलाइड सेक्टर्स हैं वो थ्राइव करते रहें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूज पॉपुलेशन बर्डन। ह्यूज पॉपुलेशन बर्डन,
देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर इज मार्ड बाय, इंडियन एग्रीकल्चर इज मार्ड बाय, MARRED, मार्ड मतलब दूषित है, कलंकित है। इंडियन एग्रीकल्चर इज मार्ड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे बोलते हैं, दिखती नहीं है पर है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फुल स्टॉप। फैमिली लेबर, फैमिली लेबर एंड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क प्रोफाइल, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क प्रोफाइल make agriculture a lucrative profession for, make agriculture a lucrative profession for masses, masses। एक जज का अभी बयान बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, न्यूज में भी आ गया था, हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा मुझे डर नहीं पड़ा है किसी का, अगर मुझे यहां से निकाल दिया गया तो मैं खेती कर लूंगा जा करके। मतलब खेती एक ऐसा प्रोफेशन है जो कोई भी कर लेगा, उसी का दुष्परिणाम ये है कि ऐसा है, क्योंकि प्रोफेशनल नो हाउ वो करते करते आ जाएगा। आपके पास जमीन है, बस आप शुरू हो जाओ, रोकने वाला आपको कोई है नहीं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। प्रयागराज के अपने रिकॉर्ड्स में अमिताभ बच्चन ने अपने आप को किसान घोषित किया हुआ है। तो प्रयागराज में आप तहसील में चले जाओ तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अमिताभ बच्चन एक किसान है। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उनका टैक्स रिटर्न कितना है, वो टैक्स कितना फाइल करते हैं, जो भी कुछ है, पर वो किसान है ऑन रिकॉर्ड। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। देखिए, फ्रेगमेंटेड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स make Indian agriculture less productive, make Indian agriculture less productive। देखो, प्रोडक्शन अलग चीज है, प्रोडक्टिविटी अलग चीज है। प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू कैपेसिटी। समझे? मेरी बात सुनी? नहीं सुनी? प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू कैपेसिटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का अंतर याद है? रेजिस्टेंस तो तार को मोटा पतला लंबा चौड़ा करने से ऊपर नीचे हो सकती है, पर रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। रेजिस्टिविटी तभी बदलेगी जब आप मेटल को चेंज कर दें केवल, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज समथिंग, मींस इट्स अ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड, तो वो फोर्स आगे पीछे किया जा सकता है। सिमिलरली प्रोडक्शन वो आगे पीछे हो सकता है, पर प्रोडक्टिविटी को अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने पड़ते हैं। प्रोडक्शन तो तब भी बढ़ गया, मान लो बारिश ज्यादा हो गई, कम हो गई तो प्रोडक्शन कम हो गया। किसान हेल्दी था, ज्यादा मेहनत कर पाया, प्रोडक्शन बढ़ गया, नहीं था तो प्रोडक्शन कम रह गया। पर प्रोडक्टिविटी इन बातों पर निर्भर नहीं करती। प्रोडक्टिविटी तो निर्भर तब करेगी कि जब आपकी लैंड जो है उसका एरिया कम से कम इतना होना चाहिए कि वहां पर अच्छे से इनपुट जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट रियलाइज हो सके। वो तब होगी जब आपकी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है आप उस पर ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग उसमें फर्टिलाइजर्स और यूरिया डालें। ये नहीं बेइंतहा मिलता जा रहा है, सरकार से लाए बोरी भर के डाल दिया। प्रोडक्टिविटी तब एनहेंस होगी जब आप फ्री में बहता हुआ वो पानी इरिगेशन वाला उससे लालच के मद में ना आए और उतना ही यूज करें जितना कि होना चाहिए। तो जब आप इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पर ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट्स पर ध्यान देंगे, तभी जाकर के आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए, एवरेज लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज जस्ट 1.08%, 08 हेक्टेयर्स। एवरेज लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज जस्ट 1.08 हेक्टेयर्स। पर कैपिटा एरेबल लैंड is just 1.08 hectares, 1.08 hectares।
और ये जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, ये होल्डिंग भी उन लोगों के पास है जिन बेचारों पे जमीन है। पर इस देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो बटाईदार का काम कर रहे हैं, जिनकी जमीनें है ही नहीं। वो एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के यहाँ एम्प्लॉय की तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको तो गिन ही नहीं रहे हैं। वो लोग भी कृषि के भरोसे बैठे हुए हैं। तो थोड़ा आंख कान खोल करके पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आप सोचे 1.08 हेक्टेयर अगर सबको मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ये केवल उन लोगों को मिल रहा है जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनके नाम पे टाइटल लिखा हुआ है, लैंड टाइटल। जो लोग एम्प्लॉय हैं तो उनका क्या है, लिखिए। पर कैपिटा एरेबल लैंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया, पर कैपिटा एरेबल लैंड अवेलेबिलिटी इन इंडिया, अब ये देखो अब आएगा, इज जस्ट 0.12 हेक्टेयर, इज जस्ट 0.12, yes, per capita arable land, per capita arable land availability in India is just 0.18 hectare, 0.12 hectare against 0.29 hectare in world, against 0.29 hectare in world। किसी का कुछ छूटा? सब हो गया, लिख लिया, ये पॉइंट समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, प्रेवलेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रेवलेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का देखिए सीधा सा मतलब होता है कि सबसिस्टेंस मतलब अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपना जीवन काटने के लिए, केवल उतना जितने ही जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, लिखिए, ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, कमा फूड रिक्वायरमेंट, comma improper remuneration and other factors, Indian farmers prefer subsistence farming, Indian farmers prefer subsistence farming over commercial farming, full stop। It although satisfies family needs, but it doesn't match the market demand। Next point is unscientific agriculture। देखिए, अच्छा आपको ये पॉइंट का मतलब समझ में आया? इम्प्रॉपर रेम्यूनरेशन का मतलब समझ में आया? देखो ऐसा है कि जैसे आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, आप फार्मर हैं और आपने कोई चीज उगाई। अब आप उगाई पर आपको मंडी में जाहिर है कि बेचने जाना पड़ेगा, तो गांव में आप एक गाड़ी बुला करके लाओ, ठीक है, कोई भी है, टेम्पो है या कुछ भी है, इवन बैलगाड़ी बुला के चलो ले आए। फिर आपने उसको लादा, वो काटना लादना पूरा मेहनत करना, उसमें मजदूर को कुछ दिया होगा। फिर आप शहर गए, पूरे दिन वहां पे रहे, बिका नहीं बिका, माल सड़ रहा है, फिर वो सड़े हुए माल का जितना जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा, थोड़ा बहुत घर लेकर के चले जाए। तो आदमी ये सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करूं और मुझे हाथ में आता कुछ नहीं, इससे अच्छा है कि
जितना जो है चलो यहीं कर लेंगे, गांव में बेच लेंगे, जितना बिकेगा बाकी घर में काम आ जाएगा। तो घर में काम आ जाएगा उसके लिए जरूरी क्या है कि कोई ऐसी चीज उगाई जाए जो घर में काम आती है। ऐसी क्रॉप उगाई ही क्यों जाए जिसका घर में कोई काम नहीं है। तो कोई खाने वाली क्रॉप उगा लो, या तो कोई मोटा अनाज उगा लो, मिलेट्स है, या दाल उगा लो, चावल है, गेहूं है, तो इसी तरीके का होगा। या कोई फल सब्जियां उगा लो, फल सब्जी भी कोई कितनी खाएगा। तो ज्यादातर देखा जाता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने वाले लोग मिलेट्स उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पास इतनी लैंड होल्डिंग है ही नहीं कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। जितना प्रोडक्शन हो पाता है उसे लेकर के जाना मंडी तक, मंडी में बेचना, सिर खपाना अपना, वो उस सब से बचने के लिए कहते हैं रहने दो, हम यही देख लेंगे जो कुछ होना, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनके आम के बागीचे हैं, वो आम टूटे तो सड़क किनारे लेकर के बैठ गए, नहीं गए वो मंडी में उसे बेचने के लिए, क्योंकि उतना हुआ ही नहीं। थोड़े जितना है वो उतना उन्होंने बेच लिया। भाई आम हुए तो घर वाले भी कितने आम खा लेंगे, घर की नीड से तो ज्यादा है। और अब वो इतना भी नहीं है कि उसके लिए बोरी भर के कि वो मंडी में जाए पेटी बना करके, है ना। तो इसलिए वो वहीं सड़क किनारे बेच बाच के खत्म करते हैं, ये वाली बात है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग, इन सब चीजों ने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का नाश किया है, सर्वनाश जिसे बोलते हैं, बिल्कुल जड़ें काटने का काम। और उसमें जो है मुकुट में मुक्तामणि का काम किया है, वो है किसानों का लोन माफ करो। मैं तो मुक्त कंठ से खुले मन से ये वाली बात बोलता हूँ कि इस चीज ये एक ऐसा मतलब इतनी बड़ी समस्या है जिसने हमारा बिल्कुल एग्रीकल्चर का नाश कर दिया। कभी किसी का लोन माफ नहीं करना चाहिए। पर यह है कि अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए सरकार लोन माफ कर देती है। सरकार को लगता है नई नहर खोदेंगे तब भी तो इतना ही पैसा खर्च होगा, इससे अच्छा इनका लोन माफ करो, छोटा हटाओ, बात ही खत्म। देखिए अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, comma absence of skills and training, lack of technological know how, comma absence of skills and training, has caused our farmers to lag behind, to lag behind in the global race, to lag behind in the global race. And unfortunately it has made the whole sector, and unfortunately it has made the whole sector stagnant, stagnant. हमें कोई उम्मीद ही नहीं है अब हम देखते हैं सर्विस सेक्टर की ओर, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। प्रधानमंत्री कहते हैं रोजगार सृजन करो, एमएसएमई लोन लो अपना भाई, स्टार्टअप, स्टैंड अप। और अभी एक कोविड के बाद एक स्कीम आई थी वेंडर्स के लिए, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, 10,000 तक का लोन लेकर जाओ, अपना काम चालू करो। क्योंकि मालूम है अब कृषि से कुछ मिलना नहीं है, जितना मिल रहा है दैट इज द अपर लिमिट, क्योंकि उसमें फंडामेंटल चेंजेस आएंगे। नहर खोदने के लिए भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, जहां से करोगे वहीं चुनाव हारोगे, तो कोई भूमि अधिग्रहण होता ही नहीं। अब भूमि अधिग्रहण ऑलरेडी इतना हो चुका है क्योंकि राजमार्ग बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, अब नहरें और बना दो। तो फूड सिक्योरिटी ऐसा ना, लैंड एक्विजिशन के चक्कर में फूड सिक्योरिटी जो है वो उस पर खतरा मंडराने लगेगा अब ज्यादा लैंड होल्ड वो किया तो, लैंड एक्विजिशन किया तो। क्योंकि रेलवे लाइंस का दोहरीकरण हो रहा है, जहां पर ऑलरेडी दोहरीकरण था वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से काम चल रहा है, सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो बची खुची जमीनों में नहरें भी खोदो, फिर क्या होगा। इसलिए नेक्स्ट लिखिए एज ओल्ड टेक्निक्स, एज ओल्ड टेक्निक्स। हमारे हम सब भारतीयों की एक आदत है पुरानी चीजों को सीने से लगा के रखना।
ये हमारे पिताजी दे के गए थे, या अम्मा चलते वक्त दे के गई थी, हम इसे कैसे हटा दें? अम्मा चली गई, आपको सौंप गई, आप भी चले जाएंगे, वो चीज यथावत रहेगी। वही है एज ओल्ड टेक्निक के साथ। एज ओल्ड टेक्निक का मतलब जो हमने सीखा हम वही बस उसी में रत हैं, रमे हुए हैं, हम कुछ नए सीखना नहीं चाह रहे। दुनिया जहां में जाने कितनी टेक्नोलॉजी आ गई। मैं तो कभी यूट्यूब पे चाइना के और यूएस के वीडियोस देखता हूँ एग्रीकल्चर की, किस तरीके से हार्वेस्टिंग हो रही है, किस तरीके से सॉर्टिंग हो रही है। मतलब मशीन में ही टमाटर कटेगा और अलग अलग साइज का टमाटर अपने आप मशीन में अलग हो जाएगा। किसान भाई को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ लिए बैठे रहते हैं। यहाँ विनोइंग मशीन तक नहीं है गेहूं उगाने वाले किसानों के पास, वो उसको लेंगे और पत्थर पे मारेंगे। विनोइंग मशीन भी नहीं है, और वो लोग टमाटर क्या अलग कराएंगे वो मशीन से। लिखिए, और इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें केवल और केवल गलती है सरकार की। शुरू से फाउंडेशंस वीक है। मैंने क्या कहा, देश जिस समय आजाद हुआ उस समय दिशा देने की जरूरत थी, तो दिशा दे ही नहीं पाए। ना तब पैसे थे ना अब पैसे हैं। जनसंख्या तब थोड़ी थी, अब बहुत ज्यादा है। अब इतनी अब सरकार से संभाले नहीं संभलती। ठीक है, लिखिए, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड डिपेंडेंस ऑफ कन्वेंशनल टूल्स। एब्सेंस ऑफ modern equipments and dependence on conventional tools due to various reasons like poverty, small land holdings, relief features. Okay, I'm repeating. Absence of modern equipments and dependence of conventional tools and dependence on conventional tools due to various reasons like poverty, small land holdings, relief features, etc. affect the productivity. रिलीफ फीचर का देखो सीधा सा मतलब है कि प्लेन्स में ट्रैक्टर चल सकता है, पहाड़ों पे ट्रैक्टर नहीं चल सकता। जहाँ टेरेस फार्मिंग हो रही है वहां आप ट्रैक्टर कहाँ से लेकर जाओगे भाई? जहाँ पे हार्वेस्टर चल सकता है यहाँ पहाड़ों पे नहीं चल सकता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो और भी जो हैवी मशीनरी है, बात क्या होती है देखो, मशीन या कोई भी इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट फॉर दैट मैटर, you will invest your money only in that field where you expect some sure short return, right? If you know that I am investing this much of money and it will be drowned, it is not going to pay me back anything, obviously you will be reluctant to invest in that particular sector, right? तो वही किसानों के साथ होता है कि भाई उन्हें ये पता है। ग्रीन रेवोल्यूशंस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग हुई इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वहां के किसान गुरेज नहीं करते नई चीजें खरीदने से, उन पे एक से एक ट्रैक्टर है, एक से एक थ्रेशर है, तमाम तरीके की मशीन है। रेस्ट ऑफ द कंट्री हाँ तो कुछ भी नहीं होता इस तरीके का। और वहां पे बारिश भी हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि उन राज्यों में बारिश नहीं है, तो वहां पे रिलीफ फीचर का प्रॉब्लम आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बंगाल है, बारिश तो खूब हो रही है, और वहां पे मशीन्स की वो डिमांड नहीं है जैसे कि यहाँ पर होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ना किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में देख नहीं सकते, चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं इस वजह से। लिखिए, नेक्स्ट, इनडेटेड फार्मर्स। पहले क्या सिस्टम था, हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक्स होते थे। ये जब आपको सर ने बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया तो सर ने आपको एक बात बताई कि पहले हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक्स का कल्चर होता था। श्रीमती इंदिरा गांधी ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना चाहती थी, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हुई थी कि रूरल सेक्टर जहाँ पे असल में खेत हैं, जो असल भारत है, वहां पे बैंकिंग नहीं है। तो वहां पे बैंकिंग इंश्योर कराने के लिए क्या है कि भाई उनमें बैंक खोलो, वो तुम्हारा ऑर्डर मानेगा कौन? वो तो प्राइवेट बैंक है। तो केवल एक तरीका बचा, नेशनलाइज करो, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले और अपने हिसाब से बैंकों का विस्तार करे।
जो आज के समय में बात कही जाती है कि जहाँ एक इंसान भी मिलेगा तो वहाँ SBI मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा मिल जाएगी आपको। चाइना बॉर्डर पे भी मिलेगा, मेरठी में भी मिलेगा, लद्दाख में भी मिलेगा, कहीं भी चले जाओ टापू पे भी SBI की शाखा मिलेगी। पर प्राइवेट में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट होते हैं प्रॉफिट मोटिव, जहां से लाभ मिलेगा वहीं पे जाएंगे। हमारे यहाँ क्या हुआ कि शुरू से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की एब्सेंस में एक इनफॉर्मल सेक्टर मनी लैंडिंग के लिए वो डेवलप हो गया, महाजन्स और बेइंतहा ब्याज वसूलने वाले सूदखोर, जिनका घर ही चल रहा है सूद से। जो पैसा दिया है उस पे बेहिसाब ले रहे हैं, वो वापस पैसा आएगा। और यूजर्स बोलते हैं उनको। वो जिस तरीके से पैसा वापस लेते हैं तो मतलब इंसानियत काफी पीछे छूट जाती है, जिस तरीके से वापस अपना पैसा निकलवाते हैं। तो उनके चंगुल में फंस गए। आज भी ऐसे आपको किसान मिलेंगे जो पीढ़ियों से गुलामी कर रहे हैं, आज भी मिलेंगे। ठीक है, कभी उनके फोर फादर्स ने, उनके बाप दादाओं ने कभी पैसा लिया होगा, ना वो तब चुका पाए ना ये आप चुका पाए, क्योंकि ब्याज ही नहीं चुका पाए अभी तक। प्रिंसिपल का तो नंबर ही नहीं आया, इंटरेस्ट ही चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। पुश्तें बीतती जा रही हैं और इंटरेस्ट चलता जा रहा है। ये हालात है। लिखिए, इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड इम्प्रॉपर रेम्यूनरेशन। इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड इम्प्रॉपर रेम्यूनरेशन, जो उगाया भी पैसा लेकर के वो उस भाव में बिका ही नहीं जिसमें बिकना चाहिए था। रिलेट कर पा रहे हैं? मतलब इधर से पैसा उठा लिया। भाई ऐसा हुआ ना कि एक व्यक्ति ने, एस्पायरिंग विधायक थे, उन्होंने बाजार से पैसा उठा लिया कि अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने सुना है लहर चल रही है हमारे फेवर में, जीत जाएंगे, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। मालूम चला एंड टाइम पर, जिस समय नामांकन दाखिल करने का समय था, तो बहुत स्टालवर्ट लीडर आ गया, तो सारे वोट उसी को पड़ गए। तो इनने पैसा उठाया था, खत्म। तो ये हो जाता है। अगर हमने पैसा उठाया महाजन से कि अभी आप मुझे पैसा दे दो, मैं खेती करता हूँ, मेरे प्रोडक्ट वो होगा, इस बार तो बारिश भी अच्छी होगी, सुन रहे हैं, जैसे ही बिकेगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब बीच में मान लो कुछ बारिश नहीं हुई, या बिजली गिर गई, या खड़ी फसल के ऊपर ओले बरस गए, या बाजार में वो भाव नहीं मिला, या कह लो बम्पर फसल हो गई, जितनी फसल सोची थी उससे ज्यादा हो गई। तो डिमांड और सप्लाई में क्या है, क्या तो डिमांड कम हो जाए तो पैसा गिरता है, यदि सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी प्राइस गिर जाता है। तो अगर सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो, कोई भी ऐसा फैक्टर हो गया तो गया। अब वो उतनी कमाई हो ही नहीं पाई तो चुकाएंगे कहां से? ठीक है, तो इसलिए चंगुल में फंस जाते हैं। देखिए, इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड इम्प्रॉपर रेम्यूनरेशन are the biggest reasons for the financial ill health are the biggest reasons for the financial ill health of our farmers. Financial ill health of our farmers. Climatic incidents like drought, hailstorm, cloudburst, cyclone, thunderstorm, etc. make the case even worse. कहाँ छूटा? किसका छूटा? ठीक है, अरे कोई भी उसमें आपदा लिख दो जो नेचुरली हो रही है, बस मैन मेड ना हो। ठीक है, इसमें आप एक और भी लिख सकते हैं, वो जो अटैक्स बाय एनिमल्स, वाइल्ड बोर्स, नीलगाय, चीतल घुस जाते हैं खेतों में, वो भी लॉस करते हैं फसल को। ठीक है, या जैसे ऑर्चर्ड होते हैं तो बंदरों का अटैक हो जाता है। संतरे का बाग है, सेब का बाग है, या अंगूर का बाग है, बंदरों ने अटैक कर दिया, क्या करें? खत्म। नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव सॉइल। अनप्रोडक्टिव सॉइल, कल तो मेरी क्लास नहीं है शायद, तो अब तो थर्सडे को होगी, परसों होगी। लिखिए, सॉइल्स इन मेजर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री
और सॉइल चैप्टर तो आप मेरे साथ ही कर चुके हैं, तो आपको पता भी होगा। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने लेटराइजेशन, ग्लीजेशन, कैल्सिफिकेशन, ये सब मैंने आपको समस्याएं, तो अपने नाम में ही समस्या झलक रही थी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको। लिखिए, सॉइल्स इन मेजर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर ईदर एसिडिक और एल्कलाइन, आर ईदर एसिडिक और एल्कलाइन। भाई हमने पॉडजोलाइजेशन देखा, लेटराइजेशन देखा, ग्लीजेशन देखा, तीनों में हमें पता चला कि सॉइल्स एसिडिक हो जाती हैं। और सैलिनाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन और इसका मतलब है कि अभी जो छूटता जा रहा है वो छूटता ही जा रहा है पीछे पीछे। देखिए, तो मैंने आप कुल मिलाकर आपको जो 7-8 जो बताए थे उसमें यही बोला था कि भाई 4 आपके कैल्सिफिकेशन के हैं, 3 तो मैंने बता दिए, एक आपका काम है ढूंढ के लाना ठीक है, और 3 जो है वो एसिडिक कर देते हैं सॉइल को। तो सॉइल इज इन अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर ईदर एसिडिक और एल्कलाइन, फुल स्टॉप। मोरओवर कंटिन्यूअस क्रॉपिंग without scientific efforts to compensate the fertility loss by nitrogen fixation results in diminished soil fertility and consequent low output. Low output. बात को समझ गए भाई? जिन क्षेत्रों में अच्छी पैदावार होती है अक्सर देखा गया है कि वहां के किसान साल दर साल विदाउट लीविंग देयर लैंड फैलो इवन फॉर सिंगल ईयर, वो उससे लेते ही जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक समय आएगा कि जब खेत जो है हमारा, उसकी जो जमीन, वो जो मिट्टी है वो अनउर्वर हो जाएगी। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन भी उतना फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो एक ही जैसा क्रॉपिंग पैटर्न चला आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स वो क्रॉप लेती रहती है, तो उन न्यूट्रिएंट्स में तो जमीन है वो डेफिशिएंट हो जाएगी, बचे हुए न्यूट्रिएंट जिस वो क्रॉप का सरोकार नहीं है वो उसमें सरप्लस हो जाएगी। टोटल हेल्थ जो है वो मिट्टी की बिगड़ जाएगी अगर आप एक ही जैसी क्रॉप को साल दर साल उगाते जा रहे हैं। ये देखने को मिलता है। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लॉसेस इन क्रॉप्स। लिखिए, वीड्स कॉमा पेस्ट्स। वीड का मतलब यहाँ पे घास है। वीड्स कॉमा पेस्ट्स कॉमा लोकस्ट LOCUSTS locusts, insects and plant diseases are prevalent in India due to its tropical climate and the consequent microbial activities at vibrant scale. मैंने आपको एक बार पहले भी बात बताई थी कि ट्रॉपिकल एरियाज में बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठंडे इलाकों में नहीं होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा तो टोटल जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जो क्लाइमेट है, इट इज ट्रॉपिकल इन नेचर, तो हमारे यहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। आपने ये बात पढ़ी है? देखो, ऐसा है कि जो गर्म इलाके होते हैं वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी, वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे वो चीज कम होती है। इसीलिए ठंडी जगहों पे चीजें जैसे फ्रिज में ज्यादा प्रिजर्व्ड रह पाती हैं, यही उसके पीछे का रीजन है। तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेस्ट्स, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स ये सब हैं, तो वो हमारे फसल को बहुत ज्यादा
नुकसान पहुंचाते हैं और इवन जंगलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक फॉरेस्ट पैथोलॉजी एक अलग से ब्रांच होती है जहाँ पे जंगलों में की इसकी पढ़ाई की जाती है कि कैसे उसको हम रोकें, कैसे हम अपने जंगलों को बचाएं। फॉरेस्ट पैथोलॉजी, इसको कहते हैं वन व्याधि विज्ञान। आपने सुना है फॉरेस्ट पैथोलॉजी का नाम? हाँ, लिखिए। एट अ वाइब्रेंट स्केल, आप ये बात समझ गए ना कि क्यों ऐसा होता है। इसको रोकने के लिए जैसे खाना वगैरह बचाना है, खाने को खराब होने से रोकना है। खाना भी तो खराब होता है तो वो भी तो माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऐसे ही खराब होता है। उसको रोकने के लिए हम उसे रेफ्रिजरेटर्स में रख देते हैं उठा करके, पर हम यहाँ पे तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर मौसम ठंडा हो जाएगा, देखो सर्दियों में खाना जल्दी नहीं खराब होता, उसकी शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। गर्मियों में वो खाना जल्दी खराब होने लगता है। सिमिलरली अगर जो गर्म इलाके हैं वहां पर इस तरीके की चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। लिखिए, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अंडर क्या हुआ, छूटा कहां पे? शुरू से, मतलब वीड्स से। अच्छा, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसको जब भी लिखेंगे तो MAFW लिखा करो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इतनी बार, अभी तो पता नहीं कितनी बार ये नाम आएगा, कहां तक लिखते रहोगे, फिर कहोगे सर छूट गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी, इज द नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का मतलब वो ये होता है कि वो एजेंसी जिसकी जवाबदेही है, जवाबदेही तय करना। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा चले तो आपको समाहर्ता नियुक्त करने पड़ेंगे। चाणक्य की भी थ्योरी यही थी। चाणक्य क्या करते थे, समाहर्ता से पूछो, जिन्हें आज के टाइम में DM बोलते हैं, समाहर्ता। उस टाइम में समाहर्ता सोचा DM कब से पोजीशन चली आ रही है। लोग बोलते हैं कॉर्नवालिस दे के गए, गोरों को लगता है सब कुछ वही दे के गए। अरे भाई आप ना आते तो हम कलेक्टर ना कह के समाहर्ता कह रहे होते, पर पोजीशन तो हमारे यहाँ थी। तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, नोडल एजेंसी बनाई गई है। इट इज द नोडल एजेंसी टू हैंडल द सिचुएशन ड्यूरिंग अटैक्स ऑफ लोकस्ट स्वार्म्स। लोकस्ट स्वार्म्स, टिड्डियां बोलते हैं इनको हिंदी में। ये उड़ती हुई आ जाती हैं अचानक से इजिप्ट और मिडिल ईस्ट की तरफ से, वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान, और आप पहुंचती हैं पंजाब हरियाणा, वही क्षेत्र जो हमारा वीट बाउल है, जहां से हमको खाना मिलता है, और वहीं पे सबसे ज्यादा ये अटैक करती हैं, इन वेस्टर्न राजस्थान। तो जैसे तैसे इसको रोकने का काम जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के पास है। इनसे जवाब मांगा जाएगा कि भी तुमने क्या किया ये बताओ। सेंट्रल लेवल पे एडवाइजरी इशू करना, गाइडलाइन इशू करना, टास्क फोर्स बनाना, राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेना, उन्हें ट्रेनिंग देना, पुलिस लगाना, जो भी कुछ करेंगे वो सब यही करेंगे। ठीक है, लिखिए, थोड़ा जोर से बोलिए, यू आर नॉट ऑडिबल। लोकल, लोकल के बाद लोकस्ट स्वार्म्स, SWARM, लोकस्ट स्वार्म्स। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इश्यूज रिलेटेड टू टेनेंसी एंड टाइटल्स। इश्यूज रिलेटेड टू टेनेंसी, TENANCY, टेनेंसी एंड टाइटल्स। टेनेंसी एंड टाइटल्स, देखो टाइटल का मतलब लॉ की भाषा में, विधिक भाषा में टाइटल का मतलब होता है जिसके पास लैंड है, जो लैंड ओनर है, जिसके नाम पे टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बोला था, दाखिल और खारिज होता है तहसीलों में। वहां पे एक व्यक्ति के नाम पे जमीन दाखिल होती है और पहले जिसका नाम पे चढ़ी थी उसे खारिज किया जाता है। उससे वो पूरा एक चार्ट बना होता है, 100 साल 500 साल तक का रिकॉर्ड मिलेगा कि किसकी जमीन थी, किसके पास गई, कहाँ से कहाँ गई। वो दाखिल और खारिज पूरा रजिस्टर होता है। ठीक है, और एक कपड़े के ऊपर एक मैप होता है,
वहां के लेखपाल के पास, वो लेखपाल देखता है उस एरिया में, उसको सजरा बोलते हैं। वहां पे वो उसको पूरा वो स्केलिंग मैप होता है, छोटी स्केल रख रख के वो सब कुछ निकाल सकते हैं। और वहां आपको जिसको बोलते हैं मौका मुआयना कराना, वो मौका मुआयना कराएंगे कि सर ये रही आपकी जमीन कपड़े पे और ये रही आपकी जमीन यहाँ पे। और उसमें 1 मिनट में पता चल जाता है कि कितना इंक्रोचमेंट किया गया है, कितना अतिक्रमण हुआ है। वो क्लियर डिमार्केशन, वो उसी से डिमार्केशन, ये जो नक्शे निकाले जाते हैं जब भी इंक्रोचमेंट होता है तो उसमें पता चलता है कि 25 साल पहले के लेवल पर जितना था उतना रखना है। वो निकाला जाता है एक मैप डीएम साहब के यहाँ कलेक्ट्रेट में, फिर कलेक्ट्रेट वहां से वो नगर निगम को आदेश देता है, फिर मार्किंग लगते है 2-2 मीटर पीछे करेंगे, 2-2 मीटर, फिर वो क्रॉस लगा के जाते हैं। अगले दिन आएगा बुलडोजर और 2-2 मीटर पीछे करता हुआ चला जाता है। ये होता है, ठीक है। तो उसमें सब उनके पास रिकॉर्ड में लिखा है कि किसकी जमीन कितनी है, कितनी सरकार की जमीन है, कितनी इंडिविजुअल की जमीन है, और आपने कहाँ पे कितना क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है, ठीक है। तो टेनेंसी एंड टाइटल्स का विषय होता है, लिखिए। और इसमें सीधा सा कृषि के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप लिख तो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कृषि के ऊपर केवल इतना फर्क पड़ता है कि एक एरेबल लैंड है, वो डिस्प्यूटेड हो गई, ना मैं आपको खेती करने दूं ना आप मुझे खेती करने दें, अल्टीमेटली क्या है कि एक एरेबल लैंड है वो फैलो पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो हमारा जो जिसका आउटपुट हो सकता था, जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती थी, वो अभी नील है, जीरो है। और इसी तरीके से जो टेनेंसी का जो मामला है, मतलब टाइटल का डिस्प्यूट है तो प्रोडक्शन ही नहीं है, और टेनेंसी का अगर जो मामला है तो बात यह है कि अगर आपने मुझे जमीन दे दी कि लो भाई, मान लो मेरे पास जमीन नहीं थी, आपके पास जमीन है, आपने मुझे काम पे रख लिया कि तुम ये ले लो और तुम मुझे एक मुश्त इतना पेमेंट कर दो, और जितनी फसल होगी उसका इतना परसेंट मेरा, बाकी तुम रख लेना, सीधी सी बात। वो तो मैं तो बंद किया आपको वचन दे करके, एक तो मैं एडवांस दे चुका था, अब आपको मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फसल का इतना परसेंट भी देना, और ओवरऑल फसल हुई कम, अब मैं क्या करूंगा, फंस गया, ठीक है। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट, जब वो फार्म बिल्स आए थे उसमें एक बात लिखी गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के पास ये हक होगा कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, ये उसमें बात लिखी थी। अफसोस कि जो लीडर्स थे किसानों के, उन्होंने वो सब बातें उनको समझाई नहीं, ड्यू टू देयर ओन प्रोस्पेक्ट्स, करियर प्रोस्पेक्ट्स, उनको जहां भी जाना होगा पहुंचना था, वो कहीं नहीं पहुंच पाए बेचारे। पर फिर भी लिखिए, कल्टीवेशन बाय एग्रीकल्चरल लेबरर्स, cultivation by agricultural laborers and sharecroppers without any ownership right over the land, cultivation by agricultural laborers and sharecroppers without any ownership right, ownership right over the land, makes them alienated towards the land, alienated towards the land, makes them alienated, alien लिखिए और ATED लगा दीजिए, alienated towards the land. They work like mere employees of an absentee landlord. They work like a mere employee of an absentee landlord. ये आपने वर्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा है, absentee landlord. They work like a mere employee of an absentee landlord. Besides conflict of land titles and ownership, also result in degradation of agricultural land, besides conflict of land titles and ownership, also results into degradation of agricultural land and its productivity, degradation of its agricultural land and its productivity. देखो जो ये एम्प्लॉय वाला जो पॉइंट है, आप ऐसे समझो, जब ऑक्सफोर्ड ने और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर के ये अपना वैक्सीन बना दी,
तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ, अपने भारत बायोटेक वालों के साथ, ठीक है, जो पूनावाला जी हैं, और उन्होंने वो मैसिव स्केल पर, युद्ध स्तर पर उसको, उस काम को पूरा किया और देश भर में कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड उसको इंश्योर कराया, अवेलेबल कराया। ये काम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी अपनी कंपनी थी, उनको अपना फायदा हो रहा था, उनकी कंपनी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी उस समय। ये एक ऐसे हैं कि कोविड के समय में दिन रात काम कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। पद्म भूषण भी अभी उनके फादर को दे दिया गया। अब आप दूसरी जगह पे रखिए भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिपकोल, जो सरकार की कंपनी है। उसके जो मालिक हैं, जो मुखिया हैं, वो एक है आईएएस अधिकारी। मैं बिपकोल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी पीएसयू की बात कर रहा हूँ। वो एक आईएएस अधिकारी है। वो सेंट्रल डेपुटेशन पे दिल्ली आए थे, केंद्र सरकार ने उनसे कहा आप इसके सीएमडी बन जाइए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आपका कार्यकाल 3 साल का होगा, उसके बाद आप अपने वापस जा सकते हैं या आपका ट्रांसफर कर दिया है। आदमी सोचता है मरती हुई कंपनी में मैं 3 साल में कुछ जबरदस्त डिसीजंस ले लूं, वो नहीं हुआ, सीएजी के ऑडिट में मैं फंसूंगा, ऑलरेडी इन पे फंड की कमी है, जो बचे हुए फंड है वो मैं खर्चा कर दूं, जवाबदेही हो जाएगी मेरी। इससे ज्यादा 3 साल का समय काटो और निकलो। ये एक रीजन है हमारे पीएसयू बर्बाद हो गए। यही लॉजिक लगता है यहाँ पर। वो लगता है, उसको लगता है मेरी तो खेती है नहीं, वो कभी भी उसकी उर्वरता पर ध्यान देगा ही नहीं। उसे करना क्या है, अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगले बार किसी और को पकड़ेंगे, वहां पे देखेंगे, करेंगे। आपकी अपनी जमीन हो तो आप उसे 1 साल बीच में फैलो छोड़ेंगे, उसको रिक्लेमेशन के लिए रखेंगे, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होने देंगे, तब आप आगे की करेंगे। अरे जिसकी जमीन नहीं, उसने उगाया, काटा, बेचा, बस बस निकल लिया, क्या उसको लेना देना। तो इन सब चीजों से खराब होते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको डिस्प्यूट बता ही चुका हूँ। तो ये कुछ समस्याएं हैं। अब आप पन्ना पलट के देखिए, आपने जितने 4-5 पेज आज लिख लिए कि हमने एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखा और हमारी मूल समस्याएं एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या है हमने वो भी देख ली। लगभग 10-12 समस्याएं हम, आप और भी लिख सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे, ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कल हम लैंड यूज पढ़ेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में लैंड यूज पढ़ेंगे और सब्सिक्वेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई समस्या हो तो बोलें। नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।